ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। संस्कृत भाषा के महान वैयाकरण आचार्य पाणिनि के तर्पण के लिए महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी के उपक्रम से गुजराती भाषा के और प्राच्य विद्या के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय प्रोफेसर भोगीलाल सांडेसरा की स्मृति में उनके परिवार के द्वारा प्रायोजित अष्टाध्यायी के 84 घंटे के अध्यापन सत्र में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। आज त्रयोविंशतितमः पाठः 23वां पाठ है। व्याख्यान भी 23वां है। पाठ प्रारंभ करने से पहले 21 सुप प्रत्यय और 18 तिंग प्रत्यय का पाठ कर लेते हैं। सु औजस अम औट्सश टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस घसीभ्याम भ्यस घस ओस आम गी ओस सु तिप्तस्जी सिप्थस्थ मिप्वस्मस त आताम ज था साथाम ध्वम इटवही महिम। आज हम अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के प्रथम पाद में प्रवेश करेंगे। अष्टाध्यायी का दूसरे अध्याय का पहला और दूसरा पाद समास प्रकरण है। जैसे कि हमने पूर्वतः निर्धारित की है उसी रीति के अनुसार निर्धारित सूत्रों पर ही पठन पाठन का कार्य संपन्न करेंगे। तो इसका प्रारंभ होता है समर्थः पदविधि ही सुबामंत्रिते परांगवत स्वरे प्राक्कडारात् समासः सह सुपा अव्ययी भावः। और एक लंबा सूत्र अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। ये प्रारंभ के सूत्र जो इस स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं यही आज हमारे पठन पाठन के केंद्र में रहेंगे। वैसे देखें तो यथा सादृश्य यावद अवधारणे सुप्रतिना मात्रार्थे इत्यादि इस पाद के अंदर कुल मिला करके देखिए सब सूत्र हैं। इसको अलग से भी हम भेज देंगे। कुल 72 सूत्र हैं। इन 72 सूत्रों में से हम जिन सूत्रों को पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे वो ये 6 सूत्र हैं। और आने वाले दिनों में हमारा पाठ होगा उसमें इनके अतिरिक्त तत्पुरुषः द्विगुश्च तृतीयाश्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः इत्यादि सूत्र हम पढ़ेंगे एक एक करके। पहले से जैसा हमने सूत्राध्ययन का मार्ग अनुसरण किया है उसी प्रकार से। उपसंहार ये है कि वैसे इस पाद में 72 सूत्र हैं पर उसमें से हम 24 सूत्र पढ़ेंगे। बाकी के सूत्रों को हम अभी अलग करके रखेंगे
समय आने पर उनकी भी चर्चा होती रहेगी। तो आइए, अथ अष्टाध्याय्यां द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः, तत्र प्रथमं सूत्रं समर्थः पदविधिः। ये सूत्र विशिष्ट सूत्र है। महाभाष्य में आचार्य पतंजलि ने जिन सूत्रों पर बहुत लंबी चर्चा की है, वो दो सूत्र हैं। एक हम पढ़ गए हैं, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त हो, और दूसरा सूत्र यह है, समर्थः पदविधि। और दूसरे अध्याय के प्रारंभ में इस सूत्र को रखा गया है। परंपरा में ये सूत्र दो प्रकार का है, अधिकार प्रकार का भी है और परिभाषा प्रकार का भी है। अधिकार नियत अवधि तक जाएगा, और परिभाषा के रूप में यह सूत्र अष्टाध्यायी के सभी सूत्रों में आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा और प्रदीपवत दीपक की तरह प्रकाश करेगा, अव्यवस्था में व्यवस्था करेगा। पदच्छेद करते हैं तो समर्थ प्रथमा विभक्ति एक वचन, पदविधि प्रथमा विभक्ति एक वचन। समर्थ पद में भी और पद विधि में भी अनेक समास का विग्रह विग्रह अनेक विग्रह वाक्य किए जा सकते हैं। समास तो एक ही है, एक समास समर्थ में है, दूसरा समास पद विधि में है, पर विग्रह वाक्य अलग तरह से अनेक तरीके से दिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले समर्थ को हम चार विग्रह से समझने का प्रयत्न करेंगे। संगतार्थः समर्थः, संश्लिष्टार्थः समर्थः, संप्रेक्षितार्थः समर्थः, संबद्धार्थः समर्थः। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि संगत अर्थः ये समर्थ कैसे बन गया? तो याद रखना है, यहां उत्तर पद लोपी बहुब्रीहि समास है। तो प्रारंभ में सम था, उसके बाद गत शब्द था, उसके बाद अर्थ था। ये जो गत उत्तर पद है सम के बाद का, उस उत्तर पद का लोप हो गया है। तो सम अर्थ, सम अर्थ, बीच में सृष्ट पद था, बीच में नहीं था, सम के साथ था। सम ये पूर्व पद है, सृष्ट ये उत्तर पद है। समसृष्ट का उत्तर पद अर्थ है। इस तरह से उत्तर पद को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। संप्रेक्षित ये एक पद था, सम पूर्व पद है, प्रेक्षित उत्तर पद है। तो संप्रेक्षित में से प्रेक्षित इस उत्तर पद का लोप हो गया, तो सम अर्थ। इसी तरह से बद्ध भी सम के साथ उत्तर पद के रूप में था, उसका लोप हो गया तो शब्द बन गया समर्थ। तो देखिए, सम शब्द का एक अर्थ है संगता, संगत, साथ साथ में प्राप्त हुआ, साथ साथ में बैठा हुआ, साथ साथ में स्थित। संश्लिष्ट का मतलब है जुड़ा हुआ। दो कागज अलग अलग होते हैं, गोंद से हम उनको एक बना देते हैं, तो ये संश्लिष्टार्थ है। संप्रेक्षितार्थ, प्रेक्षित मतलब देखना। सम प्रेक्षित का मतलब है सम्यक रूप से दिखाई दिया, जो अर्थ है वो समर्थ है।
और संबद्ध अर्थः समर्थः, जो अच्छी तरह से बंधा हुआ है वह अर्थ समर्थ है। बंधा हुआ का मतलब संबद्ध है, जुड़ा हुआ है। इस तरह से समर्थ शब्द के चार अर्थ विग्रह वाक्य के द्वारा स्पष्ट किए गए। अभी आप केवल मात्र एक बार ये बात कान में डाल दीजिए, विशेष तो शास्त्रार्थ के अवसर पर इन अर्थों का उपयोग होगा। इसी तरह से दूसरा पद है पद विधि। उसमें भी तत्पुरुष समास है, पर उसका विग्रह वाक्य अनेक रूप से किया जा सकता है। पदस्य विधि, विधि ही षष्ठी तत्पुरुष समास। पदयोः विधि, एक पद का विधि वो भी पद विधि है, दो पदों का विधि वह भी पद विधि है। पदानाम विधि ही, अनेक पदों का विधि वह भी पद विधि है। षष्ठी तत्पुरुष एक वचन में भी, द्विवचन में भी, बहुवचन में भी। और इतना ही नहीं, पदार्थ विधि ही, पद से होने वाला विधि, पद से पर में होने वाला विधि। पदाय विधि ही, पद के लिए होने वाला विधि ही। पदे विधि ही, पद में होने वाला विधि। इस तरह से पद विधि ही में सर्व विभक्त्यंत तत्पुरुष समास देखा गया है। द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष। संस्कृत की कई विशेषताओं में यह भी एक विशेषता है कि दो पदों का तत्पुरुष समास कर लेने मात्र से अनेक अर्थ उसके अंदर भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पद विधि का एक पद को किया जाने वाला विधि, दो पदों को किया जाने वाला विधि, अनेक पदों को किया जाने वाला विधि, पद से पर में किया जाने वाला विधि, पद के लिए किया जाने वाला विधि, पद में किए जाने वाला विधि। इस तरह से अनेक अर्थ पद विधि ही शब्द में निहित हैं। और ये सब समास का ही प्रभाव है। इसलिए समास प्रकरण बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। मैं छात्रों को प्रेरणा देने के लिए कभी कभी यह बात कहता रहा हूं कि मेरे सामने भगवान प्रकट हो जाएं और कहें कि बोल तुझे क्या चाहिए, तो संस्कृत भाषा को दृष्टि समक्ष रख करके मैं प्रभु से वरदान मांगूंगा कि मुझे समास और कारक ठीक तरह से समझ में आए, ऐसा वरदान दे दीजिए। बाकी जो है भाषा में प्रयुक्त होने वाला वो सब सरल है, सामान्य है। विशेष तो समास और कारक है। कारक की अपेक्षा से भी समास बड़ा व्यापक है। खैर, समास के बारे में अभी कोई ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, पर संस्कृत भाषा की अनेक विशेषताओं में एक विशेषता संस्कृत का समास विधि भी, संस्कृत की समास प्रक्रिया भी एक है। आगे कभी मौका आएगा तो ये समास किस प्रकार से भाषा का सौंदर्य भी बढ़ाता है और अभिव्यक्ति में विचित्रता भी लाता है, अभिव्यक्ति में वैविध्य भी लाता है, कई बातें स्पष्ट करते रहेंगे।
तो इस सूत्र का समास थोड़ा विशेष है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पदस्य विधि ही एक वचनम, पदयोः विधि द्विवचनम, पदानाम विधि बहुवचनम, पदार्थ विधि ही पद विधि पंचमी तत्पुरुष। इसी तरह से सभी विभक्ति अंत का तत्पुरुष हो जाएगा, अनुवृत्ति किसी की भी नहीं। सूत्र में शब्द है समर्थ, पद विधि ही, क्रियापद हमने अपनी ओर से डाल दिया भवती। ये पाणिनि की भाषा हो गई। इसको थोड़ा स्पष्ट करने के लिए समर्थ का विग्रह वाक्य हमने ध्यान में रखा। समर्थ अर्थात संबद्धार्थानां पदानां विधि ही भवति। हमने संगतार्थ, संश्लिष्टार्थ, संप्रेक्षितार्थ, इन तीन शब्द अर्थों को जाने दिया है अभी। संबद्धार्थ, इस अर्थ को ध्यान में रखा है और सूत्रार्थ किया है। समर्थ अर्थात संबद्धार्थानां पदानां विधि ही भवति। हिंदी में उसका अर्थ करेंगे, पद से संबद्ध जितना भी विधि है, अष्टाध्यायी में कहा होगा, वो सारा विधि समर्थ अर्थात परस्पर संबद्ध अर्थ वाले पदों का होता है। अर्थात पद विधि का अर्थ हम समास माने तो यह बात याद रखनी है कि दो पदों का समास होता है, यह तो ठीक है, पर जिन दो पदों का समास होता है उन दो पदों में समर्थता भी होनी चाहिए। और समर्थता का मतलब है परस्पर संबद्ध अर्थ होना चाहिए, एक दूसरे के साथ संबंध रखने वाला अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक पद का अर्थ किसी दूसरे के साथ संबंध रखता है, दूसरे पद का अर्थ किसी तीसरे के साथ संबंध रखता है, और हम अलग अलग संबंध रखने वाले इन पदों को मिला करके समास करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। ऐसी प्रवृत्ति नहीं करनी। उदाहरण से हम इस बात को समझेंगे। अभी इतना याद रखना है कि पद विधि जहां पर भी होगा समर्थ को होगा। एक बात, समर्थ का मतलब है कि आपस में जिन दो पदों के लिए हम विधि कर रहे हैं, जिन दो पदों का हम विधि कर रहे हैं, वो दोनों पद परस्पर एक दूसरे के अर्थ से संबद्ध भी होने चाहिए। उन दो पदों का आपस में रिलेशनशिप भी होना चाहिए अर्थ की दृष्टि से। उदाहरण आएगा तो फिर इस बात को रिपीट करेंगे। वस्तुतः जिस एक शब्द का जिस दूसरे शब्द के साथ परस्पर, शब्द की जगह पर पद शब्द का प्रयोग किया हो तो अच्छा था, जिस एक पद का जिस दूसरे पद के साथ परस्पर संबंध होता है, वो दो पद ही परस्पर समर्थ कहलाते हैं। उदाहरण राज्ञः पुरुष, राज्यः पुरुष। राजा पुरुष से जुड़ा हुआ है, राजा का अर्थ है राजा, पुरुष का अर्थ है पुरुष, पर यह पुरुष राजा के साथ जुड़ा हुआ है, राजा पुरुष के साथ जुड़ा हुआ है। यहां राजा तथा पुरुष परस्पर संबद्ध है। राजा और पुरुष परस्पर संबद्ध है, इसका मतलब यह है कि राजा का अर्थ और पुरुष का अर्थ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। यह संबद्धता
सेव्य सेवक संबंध के रूप में है। राजा सेव्य है अर्थात सेवा करने के योग्य है, और पुरुष उसका सेवक है अर्थात सेवा करने वाला है। इस तरह से राजा और पुरुष परस्पर संबद्ध है। दोनों शब्दों का जो अर्थ है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार राज्य और पुरुष दोनों पद परस्पर संबद्धार्थ हैं, अतः इन्हें समर्थ माना जाता है, और समर्थ होने के कारण पद विधि हो सकता है। पद विधियों में अनेक विधि है, उनमें से ही एक विधि समास है, तो समास भी हो जाता है। परंतु देखिए, एक और उदाहरण दिया, परंतु भार्या राज्य पुरुषो देवदत्तस्य। आप जानते हैं कि संस्कृत में कोई भी पद किसी भी क्रम से रखा जा सकता है। तो किसी वक्ता ने वाक्य उच्चारित किया, भार्या राज्य पुरुषो देवदत्तस्य। राजा की भार्या, राजा का संबंध भार्या के साथ है, पुरुष का संबंध देवदत्त के साथ है, पुरुष देवदत्त का। यह राज्य पुरुष, ये शब्द स्वरूप की दृष्टि से उसी तरह के पद हैं जिस तरह के पद यहां हैं। राज्य और पुरुष, राजपुरुष, इनमें कोई फर्क नहीं लगता बाह्य दृष्टि से। परंतु समास नहीं होगा, क्योंकि राजा का संबंध भार्या के साथ है, पुरुष के साथ नहीं। पुरुष का संबंध तो देवदत्त के साथ है। इस प्रकार से राजा तथा पुरुष की परस्पर संबद्धता, संबद्धार्थता न होने से समर्थता नहीं है, और समर्थता नहीं है इसलिए पद विधि नहीं होता है। पद विधि में समास का भी समावेश होता है, तो समास भी नहीं होगा। तो ये इस बात का संदर्भ संस्कृत भाषा में इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि संस्कृत भाषा में वक्ता किसी भी पद का किसी भी जगह पर प्रयोग कर सकता है, आगे पीछे बीच में इधर। पर वक्ता ने जिस विवक्षा से पदों के साथ विभक्ति जोड़ी है और वाक्य में प्रयुक्त पदों को एक दूसरे के साथ जोड़ा है, उसको ध्यान में रखते हुए श्रोता को कौन दो पद आपस में परस्पर संबद्ध है अर्थ की दृष्टि से, ये देखना है। और ऐसे यदि दो पद दिखाई देते हैं तो वहां समास की प्रवृत्ति शक्य है। यदि परस्पर अर्थ की दृष्टि से दो पद संबद्ध नहीं है तो वहां समास की शक्यता नहीं होती है। कई उदाहरण आगे आएंगे, फिर इस बात को दोहराएंगे, 4 5 7 बार ये बात आएगी। तो अब इतना कहकर के आगे बढ़ते हैं। सुबा मंत्रिते परांगवत स्वरे। इस सूत्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अभी, क्योंकि ये स्वर प्रकरण का सूत्र है। फिर भी इसलिए रखा है कि इस सूत्र में सुप, ये जो प्रथमा विभक्ति एक वचन का पद है, यहां से अनुवृत्त होकर के पूरे पहले पाद में और दूसरे पाद में, दोनों पादों में, अर्थात पूरे समास प्रकरण में उपस्थित रहने वाला है। तो ऐसा ना हो कि ये सुप पद कहां से आ गया, ऐसा प्रश्न हो और हम उसका उत्तर न समझ सके, इसलिए इस सूत्र को रखा है। तो केवल मात्र पढ़ देते हैं। यह अतिदेश प्रकार का सूत्र है, क्योंकि वत
का प्रयोग हुआ है। परांगवत, सुप प्रथमा विभक्ति, आमंत्रित है सप्तमी विभक्ति एकवचन, परांगवत अव्यय स्वरे सप्तमी विभक्ति एकवचन। अंगेन तुल्यम अंगवत, ये अंगवत समास नहीं है, ये तद्धित का रूप है, तद्धित प्रयोग है। परंतु जैसे समास में विग्रह वाक्य दिया जाता है, ऐसे ही तद्धित में भी विग्रह वाक्य दिया जाता है, दिया जा सकता है, इसलिए यहां रख दिया है। अर्थ स्पष्ट हो जाए, अंग के समान होता है, अंगवत होता है। परस्य अंगवत परांगवत, पर के अंगवत जो होता है उसको परांगवत कहते हैं। षष्ठी तत्पुरुष समास, यहां षष्ठी तत्पुरुष समास। आमंत्रित पदे परतः सुबंतम परांगवत भवति स्वरे कर्तव्ये। स्वर करना हो तब आमंत्रित संज्ञक पद के परे रहते उसके पूर्व जो सुबंत पद होता है उसको पर के अंग के समान कार्य होता है। उदाहरण कुंडेन अटन। तो इस सूत्र से हमें अभी कोई प्रयोजन नहीं, केवल मात्र आपको याद रखना है जो नीचे की पंक्ति में लिखा है कि इस सूत्र में जो सुप पद का प्रयोग है वह पद आगामी 2-2-29 अर्थात दूसरे पाद की समाप्ति तक रहेगा। इसका सीधा सा आशय यह है कि इस सूत्र के बाद जितने भी सूत्र आएंगे दूसरे पाद की समाप्ति तक, सारे सूत्रों में सुप 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 ऐसा बोलते रहना है, ऐसा समझते रहना है, जिसे हम अनुवृत्ति के रूप में स्मरण में लाएंगे। आगे प्राक कडारात समासः, यह भी अधिकार सूत्र है। प्राक अव्यय, कडारात पंचमी विभक्ति एकवचन, समासः प्रथमा विभक्ति एकवचन, अनुवृत्ति किसी की नहीं है, सीधा सूत्रार्थ करना है। ये समासः ठीक नहीं छपा, सूत्रार्थ होना चाहिए। चूंकि अधिकार सूत्र है इसलिए यहां इसका कोई अर्थ नहीं है, यहां तो केवल समासः पद ही महत्व का है। प्राक कडारात ये समास का अवधि, सॉरी, अधिकार का अवधि सूचित कर रहा है कि भाई आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, कडारात शब्द आए उससे पहले तक समासः यह पद अधिकृत किया जाता है। तो दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का अंतिम सूत्र है कडारा कर्मधारये। कडारा, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि पूरे दूसरे अध्याय के पहले पाद में और दूसरे अध्याय के पूरे दूसरे पाद में समासः पद भी अधिकृत किया गया है, इसकी भी उपस्थिति हमको ध्यान में रखनी है। समर्थः पद विधि ये अधिकार भी है और परिभाषा भी है, वह भी उत्तरत्र सूत्र के अंदर उपस्थित रहेगी। सुबामंत्रिते परांगवत स्वरे सूत्र से सुप का अधिकार और इस सूत्र से समास का अधिकार। इसी परंपरा में सह सुपा सूत्र आया, यह भी अधिकार सूत्र है। सह अव्यय, सुपा तृतीय विभक्ति एकवचन, समास कुछ भी नहीं, ऊपर से समास और सुप की अनुवृत्ति आ रही है। तो सूत्र का अर्थ है सुपासः सुप समस, सुप समासः, सुपा सह सुप समासः भवति। दो पद अनुवृत्ति के, दो पद सूत्र के, भवति क्रियापद अपना, ये एकदम प्राथमिक अर्थ है। इसको स्पष्ट करके तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया, इसलिए सह अव्यय को हमने अध्याहृत किया। सुपासः,
सुप समस्यते। समासः एक कृदंत पद है, समस्यते तिगंत पद है। इतना ही फर्क है। सूत्रकार ने समासः प्रयोग किया है। अर्थ करते समय हम समस्यते क्रियापद का भी प्रयोग कर सकते हैं। विशेष बात आगे करेंगे। यह अधिकार सूत्र है, इसलिए सुबंत के साथ सुबंत का समास होता है। यह अधिकार द्वितीय पाद की समाप्ति अर्थात 2-2-22 तक जानना चाहिए। तो इस सूत्र का फलितार्थ यह है कि दो पदों का समास होता है, ये बात सही है, परंतु कौन से दो पद? तो दोनों पद सुबंत होने चाहिए। आगे हम पढ़ चुके हैं सुप्तिगंतम पदम। पाणिनि व्याकरण की दृष्टि से पद दो प्रकार के हैं, एक सुबंत पद है, दूसरे तिगंत पद। तिगंत पदों का जितना भी समूह है वो समास से बाहर है। सुबंत पदों का जितना समूह है उसी समूह में समास की गुंजाइश रहेगी। तो कोई आपसे पूछे कि समास किसका होता है, तो अत्यंत प्राथमिक उत्तर यह है कि सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। ये ध्रुव वाक्य है, इसको याद रखना है। और यही वाक्य अधिकार के रूप में नीचे के सूत्रों में उपस्थित रहेगा। पाणिनि व्याकरण परंपरा में कुछ वृत्तिकारों ने इस अधिकार सूत्र को पहले समास संज्ञा समास संज्ञा करने वाले सूत्र के रूप में भी देखा है, समास का विधि करने वाले सूत्र के रूप में भी देखा है। और अर्थ तो यही रखा है कि सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है, बस। कौन सा समास होता है ये बात यहां नहीं आती, केवल मात्र सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है, इतनी ही बात है। इसलिए लघु कौमुदीकार ने इस प्रकार का अर्थ दे करके सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है, इसको केवल समास माना है। वैसे केवल समास पाणिनि ने स्वमुख से नहीं कहा है, पर अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि, इन चार समासों के अतिरिक्त लघु कौमुदीकार ने केवल समासः इस शब्द का प्रयोग भी किया है। तो ये केवल आपकी जानकारी के लिए, आपको इस पाठ सत्र के दरमियान इतना ही याद रखना है कि सह और सुपा दो पदों की इस सूत्र के बाद आने वाले सभी सूत्रों में उपस्थिति रहने वाली है। तो कितनी उपस्थिति हो गई अब तक? समर्थः पदविधि, सुप, समासः, सह, सुपा, कुल 5 पद अब तक हमारे पास इकट्ठे हो गए इन 4 सूत्रों में। ये पांचों पद आगे के सूत्रों में उपस्थित रहेंगे, इस बात को याद रखना है। एक और सूत्र आया, अव्ययी भावः। यह भी अधिकार सूत्र है। अव्ययी भावः, इस पद का अधिकार किया जाता है। कहां तक किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर अनुभव से प्राप्त करना है। आगे तत्पुरुषः सूत्र आएगा, उससे पहले तक अव्ययी भावः अधिकार जाएगा। तत्पुरुषः भी अधिकार सूत्र है।
उसका भी अधिकार चलेगा। कहां तक जाएगा? ऐसा ही उत्तर देना है दोबारा कि द्वंद्व शब्द का प्रयोग होगा उससे पहले पहले तक। फिर द्वंद्व का भी दो चार छह सूत्रों में यदि अधिकार जाता है तो कहां तक जाएगा? तो यही जवाब देना है कि बहुब्रीही ही शब्द आए वहां तक। तो एक पद्धति याद रखनी है कि अव्ययी भाव का समास तत्पुरुष तक, तत्पुरुष का समास द्वंद्व तक, द्वंद्व का समास, द्वंद्व का अनुवृत्ति बहुब्रीही तक। ये एक विशेष योजना समास प्रकरण में चल रही है। तो 5 सूत्र पूरे हुए। फिर से हम गिनती कर देते हैं कि छठे सूत्र में हम जाएंगे। लीजिए आ गए हम छठे सूत्र में। ये सूत्र भी लंबा है, बड़ा है। और इस सूत्र में कुल मिलाकर के दो ही पद है, अव्ययम प्रथमा विभक्ति एक वचन, और विभक्ति से लेकर के वचनेशु तक पूरा पद एक है। वो सप्तमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। देखिए कितना बड़ा पद है, विभक्ति से लेकर के वचनेशु तक। अब एक सुंदर प्रयोग किया जा सकता है यदि वाक चातुर्य और बुद्धि प्रतिभा है तो, कि इतने बड़े शब्द का सातों विभक्तियों में रूप चलाना है। तो 21 बार ये बोलना पड़ेगा। विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्ध्यर्था, भावात्यय, संप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, अनुपूर्व, अनुपूर्व्य, योग पद्य, सादृश्य, संप्रति, साकल्यान, वचनम, फिर दोबारा बोल करके वचने, फिर दोबारा बोल करके वचनानी। इस तरह से पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी जैसे ही रूप है। पर जब आप बोलेंगे तब पता चलेगा कि संस्कृत भाषा की विशेषता क्या है। ये सारा पद समास के कारण एक ही पद है। जैसे राम, वेद, पुस्तक, ग्रंथ अलग अलग पद है, छोटे छोटे पद हैं। उनकी हम सातों विभक्ति में रूप चलाते हैं। समास करने के बाद भी जो पद बनेगा उसकी भी उसी तरह से रूपावली सिद्ध होगी। खैर, इस सूत्र को हम सूत्र के प्रकार के रूप में क्या कहेंगे? तो अभी आपको ये संज्ञा सूत्र मानना है। ये सूत्र संज्ञा करेगा। कौन सी संज्ञा करेगा वो अभी आगे अर्थ देखेंगे तब विचारेंगे। तो हम अर्थ भी इसी के अनुरूप करेंगे। उसका रहस्य आपको आज के प्रवचन के अंतभाग में पता चल जाएगा। तो पदच्छेद कर लिया। समास करेंगे तो विभक्तिश्च, समीपम च, समृद्धिश्च, वृद्धिश्च, अर्थाभावश्च, त्ययश्च, असंप्रतिश्च, शब्द प्रादुर्भावश्च, पश्चाच्च, यथा च, आनुपूर्व्यं च, यौगपद्यं च, सादृश्यं च, संपत्तिश्च, साकल्यं च अथवा साकल्यश्च, अंतश्च इति विभक्ति साकल्यन्ताः। इस तरह से 16 शब्दों को जोड़ करके द्वंद्व समास किया, पहली बात। फिर आगे चल करके ये जो 16 पद वाला पद बन गया उसका
वचन शब्द के साथ कर्मधारय समास किया। विभक्ति साकल्यांताः च ते वचनाः च इति विभक्ति साकल्यांत वचनाः तेषु वचनेषु। तो देखिए, विभक्ति वचन, साकल्य वचन, इस तरह से वचन शब्द 16 शब्दों के साथ जुड़ जाएगा। और वचन शब्द का अर्थ कहना है। विभक्ति को कहने वाला जो है वो विभक्ति वचन है, साकल्य को कहने वाला जो है वो साकल्य वचन है, अंत को कहने वाला है वो अंत वचन है। ऐसे कुल 16 हमारे पास है। 16 अर्थ को कहने वाले अव्यय हमारे पास है। आगे हम देखेंगे अनुवृत्ति किस किस की आ रही है। देखिए, सह, सुपा, सुप, समासः, अव्ययी भावः। अब देखिए, इस सूत्र में दो पद है, अव्ययम और विभक्ति साकल्यांत वचनेषु। सह तीसरा, सुपा चौथा, सुप पांचवा, समासः छठा और अव्ययी भाव सातवां। कुल 7 पद हुए। आपको आज ही इन 5 पदों का परस्पर अन्वय कैसे किया जाता है, यह जान लेना है, सीख लेना है। क्योंकि यही बात आगे के प्रत्येक सूत्र में इसी तरह से रहेगी, एकदम ध्रुव वाक्य के रूप में रहेगी। तो मैं पहले संस्कृत के शब्दों को अन्वय के रूप में बोलूं, रख दूं। सुपासः सुप समस्यते। समासः को हमने क्रियापद में बदल दिया। सुपा अर्थात सुप के, सह मतलब साथ, सुप अर्थात सुप का समास होता है और वह अव्ययी भाव होता है। ये वाक्य पूरे समास प्रकरण में प्रत्येक सूत्र में चलेगा। फर्क कितना होगा कि अव्ययी भाव का अधिकार है, वहां तक हम अव्ययी भाव शब्द रखेंगे, फिर तत्पुरुष आएगा, फिर बहुब्रीहि, फिर द्वंद्व आएगा और फिर बहुब्रीहि ही आएगा। इतना फर्क करना है। अब सूत्रार्थ देखिए, विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि, अर्थाभाव, प्रत्यय, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, आनुपूर्व्य, यौगपद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य और अंत इत्येतेषु अर्थेषु वर्तमानम अव्ययम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते अव्ययी भावश्च समासो भवति। विभक्ति वगैरह 16 अर्थों में वर्तमान अव्यय, अव्यय समर्थ सुबंत के साथ समास को पाता है। विभक्ति वगैरह अर्थों में वर्तमान अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और उस समास की अव्ययी भाव संज्ञा है। सूत्रार्थ मैंने आपके सामने बोला। लिखा हुआ अब ये समासो भवति, समास होता है। तो समासो भवति को हम समास संज्ञा भवति,
अव्ययी भाव संज्ञा भवति, इस दृष्टि से ही देखेंगे। अर्थात इस सूत्र के द्वारा विभक्ति वगैरह अर्थों में वर्तमान अव्यय का अव्यय को समर्थ सुबंध के साथ जोड़ देना है, पास पास में बिठा देना है। ये पास पास में बिठा देना, देने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का नाम है समास। तो जब आप विभक्ति अर्थ में वर्तमान अव्यय को किसी समर्थ सुबंत के साथ एक बनाने का उपक्रम करेंगे, तो उसकी पहले समास संज्ञा होगी, और यह समास संज्ञा के बाद इस सूत्र से अव्ययी भाव संज्ञा भी होगी। उदाहरण से इस बात को हम समझेंगे। पहले तो आपको ये 4 कॉलम समझ लेने हैं। ये अर्थ है जो विभक्ति वचनांतेषु इस पद में पाणिनि ने अपने कंठ से व्यक्त किया, और वो कितने हैं? 16 है। इन अर्थों को कहने वाला अव्यय आपको ढूंढना है। पाणिनि ढूंढ करके ला करके नहीं देंगे, आपको शब्दकोश में से ढूंढ लेना है। तो हमने एक एक अव्यय सूत्र के उदाहरण में जिसका प्रयोग किया गया है वो रखा है। तो दूसरी कॉलम में अव्यय है। आपको इस तरह से समझना है कि अधि, यह अव्यय विभक्ति वचन है, अर्थात अधि ऐसा अव्यय विभक्ति को कहने वाला है। उप अव्यय समीप वचन है, अर्थात उप अव्यय समीप को कहने वाला है। सु अव्यय समृद्धि वचन है, अर्थात सु अव्यय समृद्धि अर्थ को कहने वाला है। इस तरह से आपको छोटे छोटे 16 वाक्य बनाने हैं। और फिर पहले वाक्य के साथ सह, सुपा, सुप, समासः, अव्ययी भावः, इन 5 पदों को जोड़ देना है। तो 16 सूत्र बनाने हैं आपको एक इस सूत्र में से। मैं 2 उदाहरण दूंगा, बाकी 14 आपको करना है। तो पहला उदाहरण क्या है, ध्यान से सुनिए। विभक्ति अर्थ में वर्तमान अधि अव्यय का किसी भी समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाता है, और वह समास अव्ययी भाव समास है। दूसरा, समीप अर्थ में वर्तमान उप अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाता है, और वह समास अव्ययी भाव समास है। तीसरा, समृद्धि अर्थ में वर्तमान सु अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाता है, और वह समास अव्ययी भाव समास है। इसी तरह से आगे आप देख लेना, मैं रिपीट करके बताऊंगा। तो आप आगे का काम नहीं करेंगे तो समझने में सुविधा नहीं रहेगी। यदि आप इस बात को समझ गए हैं तो आगे इसी तरह से वाक्य बना देने हैं, कोई मुश्किल ही नहीं होगी। अब दूसरी बात, तीसरे कॉलम के अंदर विग्रह दिया है। विग्रह में 2 पद है, स्त्रीषु अधिकृत्य। ये स्त्रीषु अधिकृत्य अर्थ को कहने के लिए
विभक्ति अर्थ में वर्तमान अधि का हमने स्त्री के साथ समास किया, तो अधि उपसर्ग, अधि अव्यय और स्त्री शब्द, स्त्री सुबंत दोनों का समास हो गया तो शब्द बना अधि स्त्री। ह्रस्व, ह्रस्व ही लिखा है, वो ह्रस्व बराबर है। उसका समाधान अभी कुछ ही क्षणों में होगा। तो इसमें मुद्रा दोष नहीं है, बराबर ही है। समीप अर्थ वाले उप का कुंभ के साथ समास हो गया तो शब्द बना उपकुंभम। समृद्धि अर्थ वाले सु का मगध शब्द के साथ समास हो गया तो शब्द बना सुमगधम। इसी तरह से 16 में से 3 की बात मैंने कह दी, 13 की बात आपको करनी है। फिर भी एक और मैं कह देता हूं, वृद्धि अर्थ में वर्तमान दूर का मगध इस सुबंत के साथ समास हो जाता है, शब्द बनता है दुर्मगधम। इसी तरह से आपको निर्मक्षिकम, निर्हीमम, अतितैश्रिकम, इति पाणिनि, इन सब शब्दों का अर्थ देख लेना है। एक एक सूत्र, इस पूरे सूत्र को हम 16 भाग में बांट देंगे और निर अर्थाभाव अर्थ में वर्तमान निर अव्यय का मक्षिका, मक्षिकाणाम इस समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और यह समास अव्ययी भाव समास है। इस तरह का जब वाक्य बनाएंगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। और मक्षिकाणाम अभावः इस विग्रह वाक्य का समास है निर्मक्षिकम। इसी तरह से देखिए, ये थोड़ी विशेष बात है। सूत्र में यथा शब्द रखा गया है। यथा के 4 अर्थ हैं, योग्यता, विप्सा, पदार्थानतिवृत्ति और सादृश्य। अर्थात 16 में एक शब्द ऐसा है जिसके 4 अर्थ हैं, तो 15 और 4 कुल 19 अर्थ होते हैं। 19 अर्थ में वर्तमान अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। इस तरह से इस सूत्र के 19 उदाहरण बनेंगे। एक एक का उदाहरण एक एक देखें तो 19 उदाहरण बनेंगे। यथा का एक अर्थ होता है योग्यता, तो यहां हम ऐसे अर्थ करेंगे कि योग्यता अर्थ में वर्तमान अनुअव्यय का रूपस्य इस समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाता है और वह समास अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास हो गया तो शब्द बना अनुरूपम। अनु इस अव्यय का रूप के साथ समास हो गया। ऐसे ही विप्सा अर्थ में वर्तमान प्रति का अर्थ के साथ समास हो गया तो शब्द बना प्रत्यर्थम। इसी तरह से पदार्थानति वृत्ति ही इस अर्थ में वर्तमान यथा का शक्ति के साथ समास हो गया तो शब्द बना यथाशक्ति। योग्यता का क्या अर्थ है, विप्सा का क्या अर्थ है, पदार्थानति वृत्ति ही का क्या अर्थ है, ये अर्थ आप अभी मत सोचना। अभी आप जो टेक्निकल बात विचारनी है, किस अर्थ में वर्तमान किस अव्यय का किस समर्थ सुबंध के साथ समास किया गया है और समास हो जाने के बाद कौन सा पद बना है, इतनी ही बात आपको ध्यान में रखनी है। अर्थ की तरफ आपकी नजर जाएगी तो ये जो व्याकरण तंत्र की व्यवस्था बन रही है वो समझने में
विक्षेप हो सकता है। एक बार आप 16 और 3 19 उदाहरणों को समझ लेंगे तो बाद में फिर इनका अर्थ आपको मिल जाएगा। मैंने इस स्लाइड में इनके अर्थ डालने का नहीं डाले हैं, वो अलग से आपको उपलब्ध करा देंगे, अथवा एक छोटा सा पीपीटी बना करके सबको पोस्ट कर देंगे। पर आपके लिए जो विशेष सूचना है वो ये है कि सादृश्य अर्थ में वर्तमान सम अव्यय का हंसस्य इस समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और वह अव्ययी भाव समास होता है, ये सूत्र। और उसका उदाहरण है सहंसम। इस तरह से इस सूत्र को पढ़ना है। तो 16 अर्थ मैंने कहे थे, आनुपूर्व्यम, यौगपत्यम, सादृश्यम, संपत्ति ही, साकल्यम और अंतवचन। सादृश्य, संपत्ति ही, साकल्य और अंतवचन को कहने के लिए एक ही अव्यय है, सह। तो सह इस अव्यय के विभिन्न अर्थ है, एक अर्थ सादृश्य है। तो सादृश्य अर्थ में वर्तमान सह का सख्या के साथ, सखी शब्द के साथ समास हो गया तो शब्द बना ससखी। इस तरह से इस समास सूत्र को समझना है। अब कुछ विशेष बातें हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, जो मैं पाठ में बारंबार कहता गया, कि जब भी आप कोई संज्ञा करें तो तुरंत ही आपकी जिज्ञासा इस ओर आगे बढ़नी चाहिए कि इस संज्ञा का फल क्या है। तो उस दृष्टि से हम देखें तो संक्षेप से अभी रूप सिद्धि की पूरी प्रक्रिया की चर्चा हम यहां नहीं कर रहे हैं, एकदम प्राथमिक बात कर रहे हैं। उपकुंभम यह एक प्रयोग है, उदाहरण। इस पद में, इस अव्ययी भाव समास वाले पद में कौन सी संज्ञा हुई? तो सबसे पहले समास संज्ञा हुई है। समास संज्ञा हुई है तो उसके फल मिलेंगे। प्रातिपदिक संज्ञा होगी, दूसरा फल मिलेगा सुप का लुक अर्थात आदर्शन हो जाएगा। अभी केवल मात्र आपको ये सुनना ही है, रूप सिद्धि की प्रक्रिया करेंगे तब ये सुनी हुई बात आपके स्मरण में रहनी चाहिए। अव्यय भाव संज्ञा हुई है, अव्यय संज्ञा का फल है अव्यय संज्ञा। अव्ययी भाव संज्ञा का फल है अव्यय संज्ञा। समास का फल अव्यय संज्ञा नहीं है, समास का फल अलग है। अव्यय भाव संज्ञा हुई, उसका फल है उसकी अव्यय संज्ञा हो गई। नपुंसक लिंग हो गया और एक वचनता हो गई। फिर एक बात और भी है, अव्यय संज्ञा हुई अव्यय भाव समाज के कारण, इस अव्यय संज्ञा का भी फल मिलेगा। तो अव्यय संज्ञा का फल क्या है? सुप विभक्ति का लुक हो जाता है, आदर्शन हो जाता है, कोई विभक्ति नहीं दिखाई देती। परंतु इस अव्ययी भाव समास के संदर्भ में अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव संज्ञा हुई, उस संज्ञा के फल के रूप में अव्यय संज्ञा हुई। जिसकी अव्यय संज्ञा हुई है उसके लिए यह व्यवस्था है कि अकारांत वो अव्यय होगा तो सु के स्थान में अम आ जाएगा और आगे कोई विभक्ति नहीं होगी। तो अकारांत पद को याद रखना है। इस बात को मैं दूसरी तरह से भी आपको समझाऊंगा तो याद रहेगी। नपुंसकता का भी फल मिलेगा, ह्रस्वत्व हो जाएगा। इसलिए अव्ययी भाव समास वाला एक भी पद आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग में नहीं मिलेगा, बहुवचन में नहीं मिलेगा, किसी विभक्ति में नहीं मिलेगा। अकारांत होगा
तो सु के स्थान में अम हो जाने से अम वाला मिलेगा। बाकी सारे पद जो है वो ऐसे कैसे ही रहेंगे, उदाहरण से हम इस बात को समझेंगे। पर उससे पहले समास, अव्ययी भाव समास के विषय में कुछ ध्यातव्य बिंदु है। एक तो यह समास नित्य समास है। हमने जो अव्ययी भाव अव्ययम विभक्ति सूत्र का जो अर्थ किया, उसमें कुछ कहा नहीं है कि ये नित्य समास है। पर आगे चल करके एक सूत्र आएगा, उस सूत्र में वा पद रखा हुआ है। वा पद का अर्थ है विकल्प, उसकी अनुवृत्ति चलेगी। तो जिन जिन सूत्रों में उस वा पद की अनुवृत्ति है, उन सूत्रों में समास विकल्प से होगा। एक पक्ष में समास होगा, एक पक्ष में समास नहीं होगा। इस सूत्र में वा की अनुवृत्ति है नहीं, इसलिए इसमें तो समास ही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए दूसरी बात आपको याद रखनी है कि समास नित्य समास है, इसलिए नित्य समास में विग्रह वाक्य नहीं होता है। तीसरी बात, विग्रह वाक्य नहीं होता है, बात सही है। फिर भी अर्थ निर्देश करने के लिए या अर्थ का बोध करने के लिए विग्रह वाक्य दिया जाता है। पर यह विग्रह वाक्य अस्वपद होता है। पद स्व और अस्वपद होता है। अस्वपद अर्थात अपने नहीं है ऐसे पदों से दिया जाने वाला विग्रह होता है। तो नित्य समास कहें आप, ये अस्वपद विग्रह वाला समास कहें, दोनों बात एक ही है। अव्ययी भाव समास की अव्यय संज्ञा है। इसके लिए किस रूप नहीं होंगे, एक ही तरह का रूप रहेगा। और अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंग में ही प्रयुक्त होता है। यद्यपि अव्यय कह देने से तीनों लिंगों का बोध होता है, पर पाणिनि तो टेक्निकली आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक सूत्र से अव्ययी भाव को नपुंसक लिंग भी घोषित कर दिया। अर्थात पाणिनि व्याकरण की दृष्टि से अव्ययी भाव समास वाला प्रत्येक पद नपुंसक लिंग का है, न पुल्लिंग का है न स्त्रीलिंग का है। देखिए, इस बात को, समास दो प्रकार का है, नित्य समास और अनित्य समास। नित्य समास, सॉरी इसमें गड़बड़ हो गया है, नहीं ठीक है। नित्य समास स्वपद विग्रह होता है, और अनित्य समास से वो स्वपद विग्रह होता है। स्वपद विग्रह का अपने ही पदों से विग्रह। अस्वपद अपने नहीं है ऐसे पराये पदों से विग्रह। जैसे उपकुंभम उदाहरण है, तो इस उपकुंभम का हम विग्रह वाक्य अर्थबोध के लिए देंगे तो कुंभस्य समीपम ऐसा करना पड़ेगा। तो समीप तो दूसरा पद है, हमारा समास में प्रयुक्त पद तो उप है। पर उप जो है वो यहाँ समीप की जगह पर आप प्रयुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप कुंभस्य के साथ उप को रखेंगे, उसी समय उपकुंभम अव्ययभाव समास हो जाएगा। तो मैं एक व्यवहारिक उदाहरण देना चाहता हूं कि जैसे आपने किसी एक पात्र में पेट्रोल भर करके रखा है, और एक तरफ जलती हुई मोमबत्ती है, दोनों पास में आएंगे तो क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही दोनों पास में आएंगे आग शुरू हो जाएगी पेट्रोल में। उसी प्रकार का दृश्य ये है कि कुंभस्य के साथ उप अव्यय आ गया तो मोमबत्ती और पेट्रोल की तरह
तुरंत आग लग जाएगी और शब्द बन जाएगा उपकुंभम। ऐसी ये एक विशेष योजना है। या तो आप उन दोनों को अलग अलग रखिए, कुंभस्य और समीपम रखिए, तो कुछ नहीं होगा। कटोरे में पानी रखिए और पास में मोमबत्ती रखिए तो कुछ नहीं होगा। या कटोरे में पेट्रोल रखिए और आम का फल, सेब का फल साथ में रखिए तो कोई नहीं हो, कुछ दिक्कत नहीं होगी। पर यदि आपने पेट्रोल के पास में जलती हुई मोमबत्ती ले गए तो वहां आग लगने ही वाली है। ऐसे ही कुंभस्य, रामस्य, कृष्णस्य, पुस्तकस्य, गृहस्य, शालायाः, कोई भी षष्ठी विभक्ति का पद ले आइए और उसके साथ समीपम रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसा ही समीप अर्थ को कहने वाला उप उपसर्ग रखेंगे तो तुरंत ही उपकुंभम, उपकृष्णम, उपशालम, उपगृहम, उपनगरम, इसी तरह का प्रयोग हो जाएगा। तो ये थोड़ी लंबी बात मैंने कह दी है, पर आपकी समझ में आए ये क्या है नित्य समास, इसके लिए मैंने इतनी विस्तार से बात कही। राज्य पुरुष, राज्य पुरुष दोनों पास पास में आएंगे तो भी अलग अलग प्रयोग हो जाएगा। दोनों अपने पद हैं। समास हो जाएगा तो राजपुरुष है। तो समास में भी राजन शब्द है और पुरुष शब्द है। विग्रह वाक्य में भी राजन शब्द है, पुरुष शब्द है। अस्व पद एक भी नहीं है। जो अपना नहीं हो ऐसा एक भी पद नहीं है। एक और दृष्टि से भी इस बात को याद रखना है कि कुंभस्य के साथ उप जब भी वाक्य में प्रयुक्त होगा तो उपकुंभम के रूप में ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए इसको नित्य समास कहा जाता है। जबकि राजपुरुष जैसे शब्द, समासांत शब्द, समासांत पद वाक्य में दो प्रकार से प्रयुक्त हो सकते हैं। वक्ता चाहेगा तो राज्य पुरुष बोलेगा, वक्ता चाहेगा तो राजपुरुष बोलेगा। तो अनित्य समास में दो ऑप्शन होते हैं, विकल्प होता है। इसका प्रयोग कर लीजिए राज्य पुरुष का अथवा राजपुरुष का, इसलिए वो अनित्य समास है। दूसरे शब्दों में कहें तो वैकल्पिक समास है। एक विकल्प राज्य पुरुष है, दूसरा विकल्प राजपुरुष। नित्य समास में कोई विकल्प नहीं होता, एक ही उपकुंभम शब्द रहेगा। तो ये समझने के लिए मैंने बात कही है। अव्ययीभाव समास वाले पद कुल मिलाकर तीन प्रकार के देखे जाते हैं। अकारांत होगा अव्ययीभाव समास, तो वो सारे पद उपकृष्णम की तरह होंगे, अंत में म आ जाएगा। वैसे अम है पर अम में से बाकी रहता है म। उपकृष्णम, उपपुस्तकम, उपग्रंथम, उपनगरम, गृहम, सब जगह पर इसी तरह से रूप बने। दीर्घ पद वाले अव्ययीभाव समास वाले जो पद हैं उनमें ह्रस्व हो जाएगा, और अ है तो फिर वही म हो जाएगा। निर्मक्षिकम, मक्षिका शब्द था, निर अव्यय का मक्षिका के साथ समास हो गया है, तो मक्षिका का ह्रस्व हो गया। और ह्रस्व अकारांत है इसलिए उपकृष्टम की तरह निर्मक्षिकम। अधिस्त्री दीर्घ था पर ह्रस्व हो गया है। तो दीर्घ पद, दीर्घ वर्ण वाले, अंत में दीर्घ वर्ण है ऐसा जो अव्ययीभाव समास है, उसके दो प्रकार के रूप रहेंगे। अकारांत में निर्मक्षिकम की तरह, इकारांत उकारांत में एकारांत उकारांत जो भी पद आए अधिस्त्री की तरह ह्रस्व हो जाएगा, और ह्रस्व ई रहेगा अथवा ह्रस्व ऊ रहेगा। बस
से सारे पद जो है वो यथाशक्ति की तरह रहेंगे, कोई विसर्ग नहीं, कोई अनुस्वार नहीं, कुछ भी नहीं, शक्ति बस। आपको ये याद रखना है, देखिए, अधि स्त्री, अधि गोपम, अधि कुमारी, अधि शालम। शालम में शाला शब्द था, ये ह्रस्व हो गया और अम आ गया। ह्रस्व होने के बाद अकारांत बना, अकारांत बनने के बाद अम आ गया, तो अधिशालम। ये इकारांत था, दीर्घ इकारांत अधिकुमारी, तो ह्रस्व हो गया। अधिगोपम, गोप प्रकारांत था, इसलिए हम। अधिस्त्री, अधि के साथ दीर्घ स्त्री शब्द था, पर ह्रस्व हो गया। तो अधिस्त्री, अधिकुमारी, अधिशालम, तीनों में ह्रस्व हो गया। ये कॉमन बात है, सामान्य बात है। पर शाल, यहां ह्रस्व हो जाने के बाद अकारांत है, इसलिए अम आ गया। अब उपकुंभम, उपकूपम, सुमगधम, सुभारतम, सुदुर्मगधम, सॉरी दुर्मगधम, दुर्गवदिकम, निर्मशकम, निर्हीमम, निहिशीतम, अतितैस्रिकम, अनुरथम, अनुरूपम, प्रत्यर्थम, सहंसम, अनुज्येष्ठम, सचक्रम, सब्रह्म, सक्षत्रम, सत्रिणम, सबुसम। ये सब एक प्रकार के हैं जो रेड कलर के हैं। दूसरा प्रकार ये ब्लैक कलर का है, जिसमें मूल शाला शब्द था, नपुंसक में जाने से ह्रस्व हो गया। ह्रस्व होने के कारण कारांत है, इसलिए अम लग गया। तो इसमें जो विधि है अधिकुमारी में दीर्घ को ह्रस्व करने की, वो भी इसमें लागू हुई। और उपकुंभम में जो अम करने का विधि है वो भी लागू हो गया। तो अधिशालम में ह्रस्व भी हुआ और अम भी रहा। ये दो विधि हुए। अधिस्त्री, अधिकुमारी, इनमें केवल मात्र ह्रस्व ह्रस्व हुआ है। उपकुंभम आदि में अम हुआ है। और यथाशक्ति में कुछ भी नहीं हुआ। इति पाणिनि में कुछ भी नहीं रहा। वो अधिकुमारी की तरह, अधिस्त्री की तरह ह्रस्व इकारांति रहे। तो ये इस सूत्र से संपन्न होने वाले उदाहरण हैं, जिन उदाहरणों को कलर से मैंने बाइफरकेट किया है। और ये बात तो बताई है कि अकारांत अव्ययीभाव समास वाले पद उत्कृष्टम की तरह रहेंगे। दीर्घ पद वाले जितने भी अव्ययी भाव समास वाले पद हैं, तो निर्मक्षिकम और अधिस्त्री की तरह रहेंगे। बाकी के शेष पद यथाशक्ति, यथा गुरु, यथा भक्ति, यथा पितृ, यथा मातृ, इकारांत, उकारांत, रिकारांत, कोई भी हो ऐसे ही रहेगा। कोई विसर्ग नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसके साथ आज का वर्ग पूरा करते हैं। वर्ग पूरा करने से पहले मैं एक बात आपको ये निवेदन करना चाहता हूं कि ऋषिकृत ग्रंथों में नारिकेल पद्धति होती है। उसका प्रारंभ जो है ना, वो बड़ा कठिन होता है। कई लोग तो वो कठिनता देख करके ही वापस चले जाते हैं। पर जो धैर्य रख करके उस कठिनता को पार करते हैं, तो अंदर कोमलता दिखाई देती है। समास प्रकरण में भी सबसे पहले श्रीफल फोड़ दिया, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि। और ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सूत्र है कि यदि धैर्यपूर्वक छात्र कक्षा में उपस्थित नहीं होता है,
तो वो समझता है कि समाज तो बड़ा कठिन है, छोड़ो, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको ऋषि परंपरा की जो पद्धति है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीफल ये ऋषि परंपरा का प्रतीक है। प्रारंभ में कठिन, प्रवेश आप कर लो तो एकदम सरल हो जाएगा। दूसरी बात कि कठिन को भी हम सरल कैसे बना सकते हैं, तो ये विवेक प्रत्येक छात्र को, प्रत्येक प्रतिभागी को अपनी ओर से करना है और अध्यापक को भी करना है। जैसे मैंने कहा कि इस सूत्र से कुल 19 अर्थ में वर्तमान अव्ययों का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। पर आपको मैं गृह कार्य देता हूं, यथाशक्ति जैसे 4-5 शब्द ही ऐसे हैं जो वारंवार वाग व्यवहार में प्रयोग में आते हैं, तो कम से कम सूत्र पूरा पढ़ेंगे, पर कम से कम वाग व्यवहार में जिन पदों का ज्यादा प्रयोग आपने सुना है, आपके कानों में आकर के ऐसे शब्द प्रयुक्त हुए हैं, उन शब्दों को ध्यान में रख करके ही इस सूत्र को समझना है। बाकी के अर्थों को थोड़ा आप ढक करके रखेंगे तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं कि अब आने वाला जो व्याख्यान है अपना मंगलवार को, वो इतना कठिन नहीं होगा, वो सरल होगा। और उसको आप समझ लेंगे तो समास प्रक्रिया के पूरे दरवाजे सब खुल जाएंगे। तो ये थोड़ी भावनात्मक बात मुझे कहनी थी, सूचनात्मक बात कहनी थी। सबका धन्यवाद करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए विराम लेते हैं। धन्यवाद। नमो नमः। हम्म, नमस्ते। नमस्ते।